हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चों, इस पार्ट में हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन को कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग जो भी बेटा इसका पढ़ने वाले हैं, इसमें हम लोग देखेंगे फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी। हम लोगों ने कहा था कि लास्ट टाइम हमने बात की थी कि हम लोग देखने वाले हैं कि रेवोल्यूशन क्यों हुआ और कैसे हुआ। तो अभी हम लोग जो ये क्यों हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेनली हम यहाँ पे सोशल कॉज को यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग देखते हैं कि बच्चों उस समय जब ये फ्रांस था, उसमें फ्रांस कैसे बटा हुआ था, इसकी सोशल स्ट्रक्चर क्या था। तो सोशल स्ट्रक्चर को हम लोग पहले देखते हैं कि उसमें जो सोसाइटी थी वो 3 भागों में बटी हुई थी। एक को हम लोग फर्स्ट स्टेट, दूसरे को सेकंड स्टेट, तीसरे को थर्ड स्टेट हम लोग बोलते हैं, ठीक है। उस समय भी इसको ऐसे बोला जाता था, फर्स्ट स्टेट, सेकेंड स्टेट और थर्ड। जो फर्स्ट स्टेट है इसमें क्लर्जी आते थे। क्लर्जी का मतलब होता है चर्च के लोग, चर्च के लोग आते थे। नोबिलिटी का मतलब होता है जो उस समय मिनिस्टर हुआ करते थे, एक तरह से वो इसमें आया करते थे। नोबिलिटी जैसे मिनिस्टर हैं, जमींदार हैं, जिनको हम लोग आज के टाइम पे बोल सकते हैं, वो सब लोग इसमें आया करते थे। थर्ड में हम लोग कहते हैं जितने भी बिग बिजनेसमैन थे, मर्चेंट्स थे, जितने भी ऑफिसर्स, क्लर्क्स, लॉयर थे, पीजेंट्स थे, आर्टिसंस थे, स्मॉल पीजेंट्स या लेबरलेस लेबर्स, लैंडलेस लेबर, सब के सब इसमें ही आते थे। मतलब ये हुआ कि चर्च जिसमें फादर, प्रीस्ट, बिशप्स ये आएंगे। मिनिस्टर में सारे के सारे मिनिस्ट्री जितने काम करने वाले जो लोग थे वो आएंगे। थर्ड में पूरे के पूरे जितने भी कॉमन पीपल थे वो सब के सब इसमें थर्ड स्टेट में आएंगे, ठीक है। ये तो हो गया आपका स्ट्रक्चर। अब हम लोग देखते हैं, पहली लाइन से हम लोग शुरू करते हैं, ठीक है। 1774 में लुई 16 जो है ये यहाँ का राजा बना। ये बोर्बो फैमिली का था, बोर्बो डायनेस्टी का था। जैसे हम लोग हिस्ट्री में मुग़ल डायनेस्टी पढ़ते हैं, हम लोग खिलजी डायनेस्टी पढ़ते हैं, है ना। बिल्कुल वैसे ही तुगलक डायनेस्टी पढ़ते हैं, गुप्त डायनेस्टी पढ़ते हैं, मौर्य डायनेस्टी पढ़ते हैं, वैसे ही फ्रांस के ये बोर्बो डायनेस्टी का था। इसका नाम था लुई 16। ये राजा बना, कब बना? 1774 में, ठीक है। ही वॉज 20 ईयर ओल्ड। जब ये बना तो इसकी एज कितनी थी? केवल 20 साल थी। तो बहुत ही कम एज में ये यहाँ का राजा बना। एंड मैरिड टू द ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंथोनेट। और इसने मैरी एंथोनेट जो कि ऑस्ट्रिया एक देश है जो इसके पड़ोस में है, वहाँ की जो राजकुमारी थी, प्रिंसेस थी, मैरी एंथोनेट से उसने शादी की। अब जब वो राजा बना, अपॉन हिज एक्सेशन द न्यू किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजरी। जब वो राजा बना तो उसने ये पाया कि उसका तो खजाना पूरी तरह से खाली हो चुका है, उसका राजकोष जो है पूरा का पूरा खाली, ट्रेजरी खाली है। लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। लंबे समय तक जो युद्ध लड़े गए थे उसकी वजह से जो उसका फाइनेंशियल रिसोर्स था वो पूरी तरह से ड्रेन्ड हो चुका था, ख़त्म हो चुका था, खाली हो चुका था। Added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles. वर्साइल यही है जहाँ पर उसका पैलेस था, जहाँ उसका महल था। तो इसका जो बड़ा महल था बहुत ही शानदार था, है ना। और ये जो शान शौकत का जो ये महल था, वहाँ पर ये बहुत सारा, कोर्ट का मतलब दरबार होता है, तो उस पर बहुत सारा ये लोग बहुत पैसा खर्च करते थे। इमेंस, बहुत ज़्यादा पैसा इसमें वो लोग ये लोग खर्च करते थे अपने शान शौकत के लिए। तो इस पे भी बहुत पैसा खर्च हुआ। अब इसमें देखिए रीज़न दिए हैं किस कारण से ट्रेजरी खाली हुई थी। अब आपसे यदि क्वेश्चन पूछे किस तरह से खाली हुई थी, तो पहले यहीं से शुरू करना है कि जब वो राजा बना तो उसने पाया कि ट्रेजरी खाली थी। क्यों खाली थी? लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। सेकेंड, this was the cost of added to this was the cost of maintaining an extravagant court at the immense palace of Versailles। वो बहुत सारा पैसा वो अपने कोर्ट पे खर्च करते थे, और उसको हम लोग कहेंगे फालतू पैसा खर्च करते थे, फिजूल खर्ची करते थे। एक्स्ट्रावेजेंट मतलब फिजूल खर्ची करते थे। अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस। इसके अलावा ये जो लॉन्ग वॉर का जो अभी हमने पढ़ा था, इस लॉन्ग वॉर में क्या है, 13 अमेरिकन कॉलोनीज की जो लड़ाई हुई थी, इसमें जो कि कॉमन एनिमी ब्रिटेन था उसमें इन्होंने हेल्प किया था, तो वहाँ पर बहुत पैसा खर्च हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि द वॉर एडेड मोर देन $1 बिलियन लिबर क्या है, वो यहाँ का पैसे का, जैसे हमारे यहाँ रुपया बोलते हैं वैसे उसको लिब्रे बोलते थे। तो वो लिब्रे जो है वो 1 बिलियन लिब्रे, 1 बिलियन का मतलब यहाँ पे हम लोग अरबों की बात कर रहे हैं, ठीक है ना।
मतलब एक डिजिट लिखिए, उसके आगे 8 जीरो लगा दीजिए, तो आप समझ लीजिए कि इतना जो होगा वो क्या होगा, वो आपका बिलियन हो जाएगा। तो इतने यहाँ पर लिब्रे जो है, इतना इनके ऊपर क्या हो गया था, डेट हो गया था। डेट को हम लोग कर्ज बोलते हैं, लोन बोलते हैं। दैट हैड ऑलरेडी रेजन टू मोर देन 2 बिलियन लिब्रे, ये उससे बढ़कर के 1 बिलियन से बढ़कर के 2 बिलियन लिब्रे हो गया। ठीक है। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट नाउ बिगन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन्स। जितने लेंडर्स थे जो इन राजाओं को लोन दिया करते थे, बाद में उन्होंने कहा कि मुझे 10% इंटरेस्ट चाहिए लोन का, मुझे 10% लोन का इंटरेस्ट चाहिए, मतलब यदि मैं आपको कुछ भी रुपया दे रहा हूँ, मुझे 10% दीजिए तभी मैं आपको लोन दूंगा। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वॉज ऑब्लाइज टू स्पेंड इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इट्स बजट ऑन इंटरेस्ट पेमेंट्स। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाले समय में आगे फ्रेंच गवर्नमेंट को मैक्सिमम जो हिस्सा था बजट का, जितना पैसा उनके पास आता था, उसका मैक्सिमम पैसा तो इनको केवल इंटरेस्ट में ही पे करना था। इसके अलावा जो उनके रेगुलर एक्सपेंसेस थे, जो वो रेगुलरली पे किया करते थे, उसको भी उनको खर्च करना था। सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, जो आर्मी जो मेंटेन किया करते थे, खासकर आर्मी को खर्च जो था, कोर्ट का जो खर्च था, जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, जो यूनिवर्सिटीज स्कूल चलाया करते थे, इन सब का भी बहुत सारा खर्च करता था। तो इन सब के कारण से स्टेट वॉज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। तो स्टेट को लगा, स्टेट का मतलब राज्य को लगा कि मुझे अब जो है टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ 2-3 बातें आपको समझनी हैं। पहली बात तो जो ये इंटरेस्ट पेमेंट की बात कर रहा है, इसका मतलब ये डेट ट्रैप की बात कर रहा है। डेट ट्रैप क्या होता है, जब आप लोन लेते हैं, कोई कर्ज लेते हैं और उस लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन लेना पड़ता है, तो उसी को हम लोग कहते हैं डेट ट्रैप। मतलब अब आप उसका इंटरेस्ट चुकाते हैं, अब उसका पैसा चुकाने के लिए आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है, दूसरा लोन लेने के लिए तीसरा लोन लेना पड़ रहा है, और इस कारण से आप एक लोन के ट्रैप में फंस गए हैं। पहले को ख़त्म करेंगे दूसरा आ जाएगा, दूसरे को ख़त्म करेंगे तीसरा आ जाएगा, तो ऐसे लगातार लाइन बनी रहती है। इसी को हम लोग डेट ट्रैप कहते हैं। और ये ऐसा आदमी जो होता है, या ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूशन जो होता है, वो केवल अपना इंटरेस्ट पेमेंट करने में ही इसका पूरा पैसा चलाता है। तो यही हाल यहाँ पर भी हुआ। एक वर्ड यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये स्टेट वर्ड यूज किया गया है। स्टेट का मतलब तो आप लोगों ने पढ़ा होगा राज्य, प्रदेश, जैसे MP, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये हम लोग इसको स्टेट बोलते हैं। लेकिन यदि हम हिस्ट्री की बात करें या फिर हम पॉलिटिकल साइंस में हम लोग थियरी की बात करें, तो स्टेट का मतलब होता है एक ऐसी जगह, उसके 4 फीचर बताए गए, जिसका अपना एक भूभाग हो, मतलब उसकी अपनी टेरिटरी हो, ठीक है। दूसरा, उसका अपना एक पॉपुलेशन हो। तीसरा, वहाँ पे एक गवर्नमेंट हो। और चौथा, जो गवर्नमेंट हो वो सॉवरेन हो। इसका मतलब क्या, टेरिटरी का मतलब, भाई टेरिटरी का मतलब ज़मीन होनी चाहिए। दूसरा, उस ज़मीन पे कुछ लोग रहने वाले हों। रहने के अलावा वो लोगों ने अपने कोई गवर्नमेंट बनाई हो, और जो गवर्नमेंट हो वो इंडिपेंडेंट हो डिसीजन लेने में। उसी को हम लोग कहते हैं स्टेट, ठीक है। तो हमारा जब देश आज़ाद हुआ तो आपको पता है कि बहुत सारे प्रिंसली स्टेट में बटा हुआ था, प्रोविंसेस में बटा हुआ था। प्रोविंस और स्टेट में डिफरेंस क्या है, मैं आपको यहाँ पर ये भी समझा दूँ। प्रोविंस का मतलब क्या होता है, जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे और उस टाइम पर जब उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इंडिया को कई भागों में उसको डिवाइड करके रखा था, तो वो लोग उसको स्टेट नहीं बोलते थे, प्रोविंस बोलते थे, ठीक है। अब आज के टाइम पे हम लोग स्टेट बोलते हैं, तो वो उस प्रोविंस और इस स्टेट का क्या मतलब है, क्या डिफरेंस है, और यहाँ पे जो स्टेट कह रहा है उसका क्या मतलब है। तो मैं पहले इंडिया में जो प्रोविंस और स्टेट यूज हुआ आता है, मैं पहले इसको आपको समझाता हूँ। प्रोविंस में जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो सबसे हेड नेशनल गवर्नमेंट होती है, जो नेशनल लेवल पे गवर्नमेंट बनी होती है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, ये ही गवर्नमेंट के अंडर में छोटे छोटे प्रोविंस बना दिए जाते हैं, और इन राज्यों को जो शासन होता है, जो रूल होता है, एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सेंट्रल के अंडर में होता है। तो सेंट्रल के अंडर में ही ये लोग काम करते हैं, सारा काम वो लोग उस हिसाब से ये लोग करते हैं। प्रोविंस के लोग एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं प्रोविंशियल लोग, ठीक है। तो जो उनका गवर्नर उस समय हुआ करते थे, वो गवर्नर उन्हीं के रूल फॉलो करते थे, उन्हीं की बातें मानते थे, जो कि इस ऊपर गवर्नर जनरल या वायसराय कहा करता था। उसके लिए हम लोग प्रोविंस कहते हैं। स्टेट का मतलब क्या है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे देश ने ऑटोनॉमी दी। ऑटोनॉमी का मतलब क्या हुआ, ऑटोनॉमी का मतलब ये हुआ कि हमारे देश ने कहा कि हम डिसीजन लेने के लिए कई सारे जो पार्ट्स हैं उसको हम लोग स्टेट को, अपने प्रदेशों को हम उनको छूट दे देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे। हमारे यहाँ आज के टाइम पर 66 सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसके बारे में कानून जो है वो हमारे स्टेट गवर्नमेंट लेती है।
आप समझिए, जो चीफ मिनिस्टर होता है वो स्टेट सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें 66 सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसके बारे में कानून या जो भी डिसीजन लेने होते हैं वो खुद लेता है। हालांकि संसद जो है इन 66 पर भी अपने नियम लगा सकती है, लेकिन उसको संसद में पहले राज्यसभा में पारित कराना पड़ता है, फिर उस राज्यसभा जब कह देती है कि हाँ इस पर कानून बनाइए, तभी लोकसभा उस पर बनाती है। दूसरी बात ये है कि ये जो इनके पास इतने सारे पावर हैं, इसके अलावा हमारे यहाँ 47 ऐसे भी पावर्स हैं जिनको हम लोग कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं, मतलब ऐसे पावर जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इस पर कानून बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये 66 तो है ही हैं, 47 भी आपके पास पावर हैं और इसके डिसीजन पर सेंट्रल गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करती। हालांकि पार्लियामेंट के पास इतना पावर है कि वो चाहे तो इस तरह के जो नियम है वो बना सकती है, लेकिन फिर भी उनको ये पास करने के लिए पहले राज्यसभा में पास करना पड़ेगा, तब वो बनेगा। इसका मतलब कि स्टेट के पास, हमारे यहाँ जो स्टेट्स हैं उनके पास ज़्यादा सॉवरेंटी है, ज़्यादा उनके पास, हम सॉवरेंटी तो नहीं कहेंगे, ऑटोनॉमी है, उनको ज़्यादा छूट मिली है, ज़्यादा उनको इंडिपेंडेंस मिला है, उनको ज़्यादा काम करने के लिए सेपरेट पावर को सेपरेट किया गया है ताकि वो अच्छे से वो लोग काम कर सकें। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने स्टेट के बारे में देखा कि स्टेट में हम लोगों ने कि जो स्टेट हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं उसका मतलब क्या होता है और प्रोविंस का मतलब क्या होता है। यहाँ पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसका मतलब, यहाँ पर स्टेट का मतलब ये है कि ये जो देश है, जो हम कंट्री जिसकी बात करते हैं, वहाँ उसके लिए स्टेट वर्ड यूज किया गया है। तो जो स्टेट है, ठीक है ना, जो कंट्री है, उसने क्या सोचा कि भाई अब तो हमें टैक्स लगाना पड़ेगा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिस्ड। इसका मतलब ये हुआ कि ये सफिस्ट नहीं था, मतलब ये काफ़ी नहीं था, इतना मेजर करना ये काफ़ी नहीं था। इनको तो और भी बहुत सारी चीज़ें, इनको रूल लगाना पड़ता, क्योंकि इतना जो इनके पास लोन हो गया था ये इतने कर से नहीं हो पाता। फिर भी इन लोगों ने सोचा कि क्यों ना हम लोग टैक्स बढ़ाएं। फ्रेंच सोसाइटी इन द 18th century was divided into 3 states. Only member of the third state paid taxes. यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर देखा हुआ था, जो थर्ड स्टेट के लोग थे यही केवल टैक्स पे करते थे। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के क्लर्की नोबिलिटी, इनको टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, इनको टैक्स में छूट मिली थी, एग्जेम्पशन मिला हुआ था, इनको ये प्रिविलेज था कि उनको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम लोग इसके बारे में और पढ़ेंगे, ठीक है। द सोसाइटी ऑफ स्टेट्स वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम दैट डेटेड बैक टू द मिडिल एजेस। अब यहाँ पर हमने एक वर्ड देखा, सोसाइटी ऑफ स्टेट्स। अब यहाँ पे कहेंगे सर एक स्टेट वो मिला, एक स्टेट ये मिल गया। अब ये स्टेट का मतलब क्या होता है? देखो बच्चों, स्टेट हमने क्या कहा, जो कंट्री है उसके लिए हम लोगों ने स्टेट वर्ड यूज किया, जिनके पास डिसीजन लेने का खुद पावर होता है, ठीक है। 1 मिनट, ठीक है। दूसरा हमने ये देखा कि एक वर्ड हमने सुना यहाँ पर स्टेट भी हमने सुना, जिसमें केवल अंतर क्या है, एक ई लगा दिया गया। तो एक्चुअल में क्या था, जैसे मान लीजिए एक कोई बहुत बड़ा देश है जिसको हम लोग कंट्री आज के टाइम पे बोल रहे हैं, उन कंट्री को हम लोगों ने स्टेट बोला क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग हैं, उनका कोई बॉर्डर है, वहाँ पे कोई गवर्नमेंट वहाँ पे रूल कर रही है, और जो गवर्नमेंट रूल कर रही है उस गवर्नमेंट के पास अपने डिसीजन लेने के पावर हैं। लेकिन इन स्टेट के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे स्टेट्स में इन लोगों ने बांट के रखा हुआ था, ठीक है। जो नोबल हुआ करते थे, एक्चुअली वही नोबल जो हम लोग जो बार बार कह रहे हैं, वो एक नोबल को ही एक तरह से बटा हुआ था जहाँ पर छोटे छोटे नोबल वर्क करते थे, इसीलिए ये स्टेट हम लोगों ने वर्ड यूज किया। कई बार आप भी इसके समय में सुनेंगे, जैसे रियल एस्टेट हम लोग सुनते हैं, रियल एस्टेट का बिजनेस करते हैं, रियल एस्टेट का मतलब ज़मीन का बिजनेस करते हैं, है ना, रियल एस्टेट की बात करते हैं। तो ये जो रियल एस्टेट ऐसे ही शब्दों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये ऐसे ही पार्ट में बटा हुआ था, इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे स्टेट जो है, यहाँ पे सोसाइटी में स्टेट सिस्टम वहाँ पर था। फ्रांस में सिस्टम ये था, कई सारे स्टेट में बटे हुए, छोटे छोटे स्टेट्स में बटे हुए थे। लेकिन सोशली जब हमने इसको बांटा तो हमने देखा कि सर ये स्टेट भी 3 टाइप के थे फ्रांस में। एक क्लर्जी का पूरा का पूरा स्टेट था, अलग था, उनका ग्रुप बिल्कुल अलग था। एक इनका था जो नोबल हुआ करते थे, और एक थर्ड स्टेट में हम लोग इनको काउंट करते हैं। ये स्टेट इसलिए हम लोगों ने इसका वर्ड यूज़ किया क्योंकि हम लोग अभी आगे चल करके स्टेट जनरल के बारे में सुनेंगे, ठीक है ना। तो स्टेट जनरल में कौन कौन लोग आते थे, वो 3 स्टेट्स के लोग आते थे, इसीलिए स्टेट जनरल कहा गया है, ठीक है। लेकिन एक स्टेट का मतलब जो होता है वो ये भी होता है कि कई सारे छोटे छोटे उसमें बांट देना, उसको हम लोग स्टेट बोलते हैं। आज इसको हम लोग स्टेट बोलते हैं, ये वाला स्टेट जिसके लिए हम लोग वर्ड यूज़ करते हैं, उस समय इसके लिए ये वाला वर्ड यूज़ करते थे। आप ये समझिए, कुल मिला करके ये समझिए, बड़ा वाला स्टेट, छोटा वाला स्टेट, ठीक है। तो स्टेट का हम लोगों ने देखा कि ये एक सिस्टम हुआ करता था, जिसमें मैंने अभी क्या आपको बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि मेनली जो है 3 पार्ट में बटा हुआ था।
नेक्स्ट हमने क्या देखना है कि पीजेंट्स मेड अप अबाउट 90% ऑफ द पॉपुलेशन। उस पूरे के पूरे फ्रांस में 90% जो लोग थे वो कौन थे? वो कौन थे? पीजेंट्स थे। अच्छा, एक पैराग्राफ इसमें छूट गया, मैं इसको पहले कंप्लीट कर लेता हूँ, सॉरी। तो हमने इसके बारे में क्या कि वॉज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। अब देखिए यहाँ पे एक फ्यूडल वर्ड यूज किया गया है। फ्यूडल का मतलब क्या होता है? फ्यूडल को हम लोग बोलते हैं सामंत या सामंतवाद। हम लोग फ्यूडलिज्म को सामंतवाद कहते हैं। फ्यूडल का मतलब सामंत होता है। सामंत का मतलब क्या हुआ? फ्यूडल का मतलब हुआ कि जैसे एक राजा है, सबसे ऊपर राजा तो भाई एक ही होगा, एक किंग हो गया, ठीक है। उसके नीचे बहुत सारे नोबल हुआ करते थे। नोबल का मतलब छोटी छोटी जगहों को उन्होंने बांटा हुआ था, वो लोग नोबल अपने अपने एरिया में रूल करते थे। ये जो होते थे उसके नीचे पूरी की पूरी पब्लिक आती थी, पीपल हुआ करते थे। तो ये जो नीचे का जो हम लोगों ने ये नोबल वाला पूरा सिस्टम देखा, ये पूरा का पूरा जो था वो जनरेशन बाय जनरेशन हुआ करता था। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन की तरफ जाता था। मतलब एक का बेटा हुआ, फिर वो अपने बड़े बेटे को फिर से बना दिया, वो नोबल बन गया, फिर उनका बेटा जो था वो नोबल बना। ऐसे ये जनरेशन टू जनरेशन ये मूव करता था। इसी को बोलते हैं सामंतवाद, इसी को बोलते हैं फ्यूडलिज्म या फ्यूडल बोलते हैं, फ्यूडल सिस्टम। तो अब आप समझेंगे कि सर फ्यूडल सिस्टम क्या होता है? फ्यूडल का सिस्टम का मतलब सर जितने नोबलिटी हुआ करती थी उस टाइम पर, जनरेशन बाय जनरेशन उनको मिलता था, पूरा का पूरा एरिया मिलता था, उसी को हम लोग फ्यूडल सिस्टम मेनली बोलते हैं, ठीक है। तो सोसाइटी ऑफ स्टेट वाज पार्ट ऑफ द फ्यूडल सिस्टम। ये जो पूरा का पूरा सिस्टम बना हुआ था ये वहाँ की सामंती व्यवस्था का अंग था। मैंने अभी आपको स्टेट के बारे में समझाया कि कैसे स्टेट होता है, ठीक है ना। उसी के अंदर जो स्टेट जनरल का है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से मैंने इसको 3 भागों में बांट दिया। लेकिन जो ये स्टेट है ये आप जर्मनी में जाएंगे तब भी आपको ये उस टाइम पर मिलेगा, यदि आप ऑस्ट्रिया जाएंगे तब भी आपको स्टेट मिलेगा, है ना। लेकिन फ्रांस में यदि आप जाएंगे तो आपको 3 तरह के स्टेट मिलने दिखेंगे। ये डिफरेंस था। The term old regime is usually used to describe the society and institution of before 1789. 1789 से पहले के लिए ओल्ड regime वर्ड यूज किया जाता था। ओल्ड regime का मतलब हुआ प्राचीन जो राजतंत्र था। जो regime का मतलब शासन होता है, regime का मतलब शासन होता है। तो जो पुराना राजतंत्र था, जो मोनार्की हुआ करती थी, उसी के लिए ओल्ड regime वर्ड यूज किया गया। ओल्ड regime जब ये राजा लोग राज करते थे और राजा के बाद जब रेवोल्यूशन हो गया तो क्या हो गया, तब इसके लिए ओल्ड regime वर्ड यूज़ नहीं करते। तो हम लोगों ने ईजी वे में इसको समझ लिया कि इसके लिए ओल्ड regime वर्ड यूज़ किया जाएगा। मैंने अभी आपको बताया कि पीजेंट्स जो थे उनकी पॉपुलेशन पूरे वहाँ पर फ्रांस में कितनी थी? 90% थी। However, only a small number of them owned a land they cultivated. इसमें से बहुत ही कम लोग थे जिनके पास ज़मीन हुआ करती थी। इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम लोग जो थे वो लैंडलेस थे। About 60% of the land was owned by nobles. इसमें से लगभग 60% थे जो ज़मीनें हुआ करती थी वो नोबल के पास थी। ध्यान दीजिएगा, 90% पब्लिक के पास कितनी थी? जो 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी। 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी, और जो नोबल हुआ करते थे उनके पास 60% जो है वो प्रॉपर्टी हुआ करती थी। द चर्च एंड अदर रिचर मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट, मतलब 60% ये नोबल, चर्च और जितने रिचर लोग हैं सब इसमें आ गए, ठीक है ना। आपको मैं ये समझाना चाहता हूँ कि 60% इनके पास थी, 40% लोग इन 90 लोगों के पास थी। मतलब 90% जितने थे, भाई 100% होगा तो यदि 100 लोग हैं कुल वहाँ पर रहते हैं तो 90 लोग क्या थे? किसान थे। उनमें से उनके पास प्रॉपर्टी, कुल यदि प्रॉपर्टी जोड़ी जाए तो केवल 40% प्रॉपर्टी थी। इन 90 लोगों के पास, 90% लोगों के पास 40% प्रॉपर्टी थी, और बाकी के जितने 10% बचे हैं उन 10% लोगों के पास 60% प्रॉपर्टी थी। आप ज़रा सोचिए कि कितना ज़्यादा गैप था लोगों के जो इनकम थी, जो प्रॉपर्टी थी, उसमें कितना बड़ा गैप था, ठीक है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 स्टेट्स दैट इज क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉय सर्टन प्रिविलेजेस बाय द बर्थ। इनको बाय बर्थ प्रिविलेजेस मिला करता था। कौन सा प्रिविलेजेस बर्थ था? जैसे हमने अभी कहा था टैक्स का उनको छूट मिला करती थी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज वाज एग्जेम्पशन फ्रॉम द पेइंग टैक्स टू द स्टेट। इन लोगों को स्टेट को टैक्स पे करने की जरूरत नहीं हुआ करती थी, एग्जेम्पशन था, इनको छूट मिली हुई थी। द नोबल्स फर्दर इंजॉयड फ्यूडल प्रिविलेजेस। इसके अलावा उन्हें बहुत सारे फ्यूडल जो सामंती था सिस्टम था उनमें भी उनको बहुत सारे विशेषाधिकार मिले हुए थे। जैसे वो जन्म लेते थे उनको ये अधिकार मिल जाया करते थे। दीज इंक्लूडेड फ्यूडल ड्यूज। इनमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती थी? इनमें सबसे शामिल थी जो राज्यों को जो टैक्स दिया जाता था उनके जो ड्यूज़ मतलब जो छूट उनको मिलती थी, किसका?
टैक्स में उनको छूट मिलती थी स्टेट को देने में। कैसे? विच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स, जो वो मिलता था पीजेंट से, जो पैसा मिलता था, टैक्स मिलता था, उन ड्यूज़ को पे करने में उनको कुछ छूट मिल जाती थी। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड। इसके अलावा जितने किसान थे उनको अपने रेंडर, जो भी लॉर्ड था, जो भी नोबल था, उनके यहाँ काम करना ही करना था, उनको अपनी सेवा देनी ही देनी हुआ करती थी। इसके अलावा टू वर्क इन हिज हाउस एंड फील्ड, उनके घर पर काम करना, उनके फील्ड पे काम करना, ये उनको करना ही करना पड़ता। टू सर्व इन द आर्मी, ज़रूरत पड़े तो आर्मी में भी शामिल हो जाओ। टू पार्टिसिपेट इन बिल्डिंग रोड्स, रोड भी बनाओ। मतलब इन सारी पीजेंट्स को काम भी करना है, जब उनको ऑर्डर दिया गया कोई चीज़ करना है तो बिल्डिंग बनानी है, जो भी सोशल कोई भी पब्लिक वर्क है उसको भी करने के लिए तैयार रहो, आर्मी के लिए भी तैयार रहो। और जो इनको पैसा इकट्ठा होता था, नोबेल को मिलता था, उसमें से भी बहुत सारा पैसा इन लोगों को ऐसा था जिनको वो देने की ज़रूरत नहीं हुआ करती। इसका मतलब ये हुआ कि ये अपने स्टेट से कहते थे, अपने राजा से, सिस्टम से कहा करते थे कि राजा देखिए, हमको अपनी आर्मी चलानी है, हमको बहुत सारा पैसा खर्च करना है, तो इसलिए हम कुछ पैसा हम आपको हो सकता है ना दे पाएँ। तो उस समय उनके लिए ये भी छूट हुआ करती थी। द चर्च टू एक्सट्रैक्टेड इट्स शेयर ऑफ टैक्सेस कॉल्ड टीथ फ्रॉम द पीजेंट्स। पीजेंट्स से ये टीथ नाम का एक क्या लिया करते थे? टैक्स लिया करते थे। इसको टाइथ भी बोलते हैं। कहीं आपकी बुक में टाइथ भी लिखा होगा, टीथ भी कहीं पे लिखा होगा। तो टिथ या टाइथ जो है ये एक टैक्स था टाइथ का, जो कि चर्च लिया करता था। ठीक है। और इसके अलावा मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट से ये लिया करते थे। इसके अलावा एक डायरेक्ट टैक्स और था जिसको टाइल बोला करते थे। टाइल जो था ये भी एक तरह का टैक्स था, जो कि कौन लिया करता था? जो कि लेते थे वहाँ के जो नोबल हुआ करते थे वो लिया करते थे। तो मैंने आपसे क्या बताया कि जो चर्च के लोग थे, जो क्लर्जी थे, वो लोग टाइथ नाम का एक तरह का एक रिलीजियस टैक्स लिया करते थे। टाइथ क्या हो जाएगा? एक रिलीजियस टैक्स हो जाएगा, कि ये रिलीजन के लोग वाले ले रहे हैं और इनको तो ये चुकाना ही पड़ता था। ठीक है ना। तो अपना टैक्स भी पे करें प्लस टाइथ भी देते थे। पीजेंट्स जो थे वो अपना टैक्स भी पे करते थे, उस टैक्स के अलावा टाइथ भी वो दिया करते थे। और इन करों के अलावा, इन टैक्सों के अलावा वो लोग टाइल नाम का भी जो टैक्स था उसको भी वो पे करते थे। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे भी टैक्स थे जो इनडायरेक्ट टैक्स थे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब जो सॉल्ट, टोबैको जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो हम लोगों को इसमें जैसे इनडायरेक्टली टैक्स देना पड़ता है। गवर्नमेंट को हम लोग डायरेक्टली नहीं देते, लेकिन वो इनडायरेक्टली गवर्नमेंट के पास पहुंच जाता है। वैसे ही ये टाइथ और टाइल तो जो है वो डायरेक्ट टैक्स था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स भी देते थे। मतलब अब ज़रा समझिए उनको कितने टैक्स देते थे। एक तो वो स्टेट को टैक्स पे करते थे, ठीक है। दूसरा वो लोग जो फर्स्ट स्टेट के लोग थे उनको पे करते थे, जिसका नाम था टाइथ। दूसरा वो पे करते थे टाइल, जिसका नाम था वो डायरेक्ट टैक्स पे करते थे। इसके अलावा बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स पे करते थे, जिसको जैसे आपका कोई गुड्स है, उन सब गुड्स वगैरह पर उनको ये टैक्स पे करना पड़ता था। तो मतलब इनके ऊपर इतना सारा टैक्स का भार था। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टेट थ्रू टैक्सेस वॉज borne by the थर्ड स्टेट अलोन। और ये पूरा का पूरा जो टैक्स था ये थर्ड स्टेट के लोग ही पूरा का पूरा वहन करते थे। पूरा का पूरा इन्हीं के ऊपर बर्डन पड़ता था। हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इस पेज पे हमने क्या पढ़ा? इसमें जो मेनली हमने ये पढ़ा है कि पूरा का पूरा इनको टैक्स थर्ड स्टेट को ही लोगों को पे करना पड़ता है। हालांकि उनके पास केवल पूरे फ्रांस की 40% ही प्रॉपर्टी थी, लेकिन फिर भी इनको सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता था। जबकि टैक्स जो देते देते इनकी जो प्रॉपर्टी थी वो 60% तक पहुँच गई थी, जो जितने अमीर लोग हुआ करते थे या जो क्लर्जी और उनको नोबेल को जोड़ेंगे। इसके अलावा इसमें लिब्रे एक वर्ड दिया गया है, आप देख सकते हैं। इसको आप अपने कीवर्ड्स में लिख लीजिएगा। लिब्रे क्या है? उस समय की करेंसी जो फ्रांस में यूज की जाती थी, जिसको 1794 में ख़त्म कर दिया गया था और फिर उसके बाद फ्रैंक जो नाम से एक अलग से उन्होंने चालू किया। क्लर्जी किसे बोलते हैं? जो ये चर्च के जितने भी लोग हैं, प्रीस्ट हैं, बिशप्स हैं, उनके लिए हम लोग ये वर्ड यूज करते हैं। टाइथ जो है एक तरह का टैक्स है जो डायरेक्टली लिया करते थे, चर्च वाले लिया करते थे। ये 1/10 ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हुआ करता था। मतलब जितना भी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता था उसका 1/10 ये है टाइथ हुआ करता था, जो उनको देना पड़ता था। इसके अलावा टाइल भी था जो स्टेट को वो लोग पे करते थे, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे टैक्स ऐसे भी थे जो लोग स्टेट को भी, स्टेट के अलावा इनडायरेक्टली स्टेट को वो पे करते थे। ये हमारा पूरा हम लोगों ने समझा। कौन सा कॉस्ट हम लोगों ने समझ लिया है? हम लोगों ने जो मेनली पढ़ा है आज, इसमें सोशल कॉस्ट को देखा है कि सोशल स्ट्रक्चर क्या था, कैसे वो लोग रहा करते थे, कैसे वो लोग काम करते थे, वो हम लोगों ने इसमें इस चैप्टर में हमने देखा है।
नेक्स्ट जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे द स्ट्रगल टू सर्वाइव। अब यहाँ पर हम लोग उनके सब्सिस्टेंस क्राइसिस माने इकोनॉमिकल जो क्राइसिस उनके पास आया